नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube विद्या गुरु क्लासेस चैनल में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से SSC MTS के एग्जाम चल रहे हैं, तो हमने और हमारी टीम ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन की एनालिसिस कराएंगे, जिससे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जिनका पेपर अभी हुआ नहीं उनको उस पेपर का फायदा मिल सके, और जो बच्चे पेपर देके आ चुके हैं उन्हें सही आंसर मिल सके, जिससे वो उससे उम्मीद रख सकें कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो SSC MTS में जो कल का पेपर था, 18 जुलाई का पेपर था, उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। लगभग क्वेश्चनों की संख्या 20 से 25 की है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन SSC MTS में जो आया था वो क्वेश्चन आया, म्यांमार की राजधानी क्या है। क्वेश्चन था म्यांमार की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ म्यांमार। तो आपको आंसर है म्यांमार की राजधानी नेपटाव, म्यांमार की राजधानी नेपिडाव, और इसका सबसे बड़ा शहर, इसका सबसे बड़ा शहर यांगून है। इसका सबसे बड़ा शहर यांगून है। इस यांगून में आपके अंतिम मुगल साम्राज्य जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, यहाँ पर इनकी कब्र बनी हुई है। यहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है, कब्र बनी हुई है। यानी क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन आने वाले जो पेपर है उनमें क्वेश्चन आ सकता है कि बहादुर शाह जफर की कब्र किस देश में बनाई गई। तो आंसर लगाना आपको ज्ञान दो बेटा। इसकी जो मुद्रा है, यानी म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्या। म्यांमार हमारे पड़ोसी देशों में आता है। आप जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो टोटल मिला के हैं 10। पड़ोसी देशों की संख्या है 10 में से 7 पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हैं स्तरीय, और हमारे 3 पड़ोसी देश वो हैं जलीय। तो कुल मिला के हमारे 7 पड़ोसी देशों में म्यांमार आता है। ये 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। बचपन में MBA किया, इसकी एक ट्रिक है पड़ोसी देशों की। बचपन में MBA किया, यानी आपने बचपन में क्या कर लिया, MBA कर लिया। तो जब आप बचपन में MBA करेंगे तो बा से आता है आपका बांग्लादेश, फिर आता है आपका चा से आता है आपका क्या, चीन, फिर आता है आपका पा से आता है आपका पाकिस्तान, फिर आता है आपका ना से आता है यहाँ नेपाल, फिर आता है आपका MBA। तो एम का मतलब है आपका यहाँ हमारे पड़ोसी देश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, म्यांमार। और फिर आता है हमारा बी से यहाँ आता है हमारा भूटान, और फिर आता है हमारा ए का मतलब होता है बेटा अफगानिस्तान। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों की संख्या मैंने आपके सामने लिख दी है। बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, MBA, M मतलब म्यांमार, B मतलब भूटान, B मतलब अफगानिस्तान। अब अगर हम इनकी राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, चीन की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू, म्यांमार की राजधानी है नेपिडाव, और भूटान की राजधानी है थिम्पू, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इस तरह से आपने देखा कि म्यांमार एक क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन से आप SSC क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगला क्वेश्चन SSC ने पूछा, फियरलेस गवर्नमेंट। एक पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ये पुस्तक किसकी है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस में इस सारी बुक से पढ़ा है। फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है वो है किरण बेदी। इस समय या इससे पहले किरण बेदी हमारी दिल्ली की बीजेपी की तरफ
से सीएम का चेहरा बनाई गई, बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा बनाई गई थी जब अरविंद केजरीवाल जी ने इनको चुनाव में हराया था। उसके बाद हमारी किरण बेदी जी चर्चे में तब आई जब किरण बेदी जी को पुदुचेरी का राज्यपाल बनाया गया, जो आज हम पांडिचेरी जिसे हम बोलते हैं, तो पुदुचेरी का इन्हें क्या बनाया गया था, राज्यपाल बनाया गया था। तो किरण बेदी उस समय चर्चे में आई। और किरण बेदी के बारे में आप सबको पता है कि किरण बेदी हमारी पहली आईपीएस अधिकारी भी रह चुकी है। तो आने वाली तरफ से एसएससी क्या आपसे क्वेश्चन करेगा, तो कुछ पुस्तकें एसएससी जो हमसे पूछ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। वाइट ट्रिक, सारी पुस्तकें आपको ट्रिक से याद कराता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी ट्रिक एसएससी पूछ सकता है। तो एसएससी एक किताब पूछेगा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। एक पुस्तक का नाम है, तो अभी हाल में लॉन्च हुई है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो इसके राइटर है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, पुस्तक आप कैसे भी याद करेंगे आप हमेशा भूल जाएंगे। इसको याद करने का तरीका है कि मुंडा ऐसे तो बिरसा मुंडा झारखंड के भगवान माने जाते हैं, और एक मुंडा विद्रोह भी हुआ था। मुंडा विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, लेकिन एक पुस्तक है बिरसा मुंडा के ऊपर लिखी गई है। तो मुंडा मतलब मुंडन, ऐसे समझिए, मुंडा मतलब मुंडन। तो मुंडन कौन करा रहा है, मुंडन अंकिता करा रही है। मुंडन कौन करा रहा है, मुंडन अंकिता करा रही है। मुंडन कौन करा रहा है बेटा, मुंडन अंकिता करा रही है। ठीक है, मुंडन अंकिता करा रही है। ठीक, अब मुंडन कराते हैं बच्चे तो क्या होते हैं, एक अंकिता नाम की बच्ची है वो मुंडन करा रही है। तो बच्चे जब मुंडन कराते हैं तो क्या होता है, रोते हैं, हिननाते हैं तो मतलब तू ही हिनना रहा है तो क्या हो गया, तू ही। तो अंकिता मुंडन करा रही और मुंडन कराने में रो रही तो क्या हो रही, हिनना रही। तो तू ही और अंकिता की ये पुस्तक का नाम है। इसके बाद अगली किताब हमारी आती है इंडिया इंसिडेंट। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी इसको जरूर देगी, क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा कि इस किताब से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस किताब को लिखने वाले राइटर से बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं। इस किताब का नाम है एन एक्सीडेंट एजेंसी ऑफ वेलनेस। ये किताब है आपकी एन इंडिया इंसिडेंट। इनकी किताब का नाम है रेखा इंडिया एक्सीडेंट एजेंसी ऑफ वेलनेस। रेखा क्या होती है, रेखा मतलब रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जब हम सीधे जाते हैं एक्सीडेंट की संभावना है। ऐसे मान के चलो कि जब रोड में मोड़ क्यों बनाई जाती है कि ड्राइवर सोए ना, रोड में मोड़ इसलिए बनाई जाती है कि ड्राइवर सोए ना। इसलिए आपने देखा होगा कि बिल्कुल सीधी रोड होती है, वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए रोड में आपने देखा होगा कि हमारे जो हाईवे भी होते हैं वो थोड़े नीचे उतार देते हैं, फिर ऊपर चढ़ा देते हैं, थोड़ा मोड़ देते हैं, इससे कि ड्राइवर को एक्टिव बनाना है। तो याद रखना, रेखा जब सीधी खींची जाती है, सीधी रोड पर हम चलते हैं, रेखा मतलब होता है सीधा, तो सीधी रोड पर जब हम चलते हैं तो क्या होते हैं, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट मतलब है एक्सीडेंट होते हैं। इससे आपको ये पुस्तक याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपको बताते जाएंगे, हम आपको सारी ट्रिक से याद कराते हैं। तो एसएससी का एक क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको 18 जुलाई को पूछा था। इसके बाद एसएससी ने तीसरा क्वेश्चन पूछा। एसएससी ने अगला क्वेश्चन पूछा है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पिछले कई दिनों से मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बता रहा हूँ कि बेटा आपको कैसे इनके पूरे वाद्य यंत्र याद करना है, क्योंकि बिना वाद्य यंत्र एसएससी बहुत वाद्य यंत्र दे रही है। एसएससी नहीं, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जिनको एग्जाम टीसीएस करा रही है, वो टीसीएस का एक पैटर्न सा बन गया है जो एग्जाम को करा रही है। वो हर एग्जाम में वाद्य यंत्र से क्वेश्चन डालेगी, हर एग्जाम में लोक नृत्य से क्वेश्चन डालेगी, हर एग्जाम में उसका क्वेश्चन डालने का तरीका डैम से रहेगा, बांध परियोजना से रहेगा, हर एग्जाम में एक पुस्तक डालती है वो। आप टीसीएस के सारे एग्जाम उठा के देखेंगे, एनटीपीसी मेंस का भी अगर आप उठा के देखते हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों को ऐसा टीसीएस फोकस कर रही है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा अमजद अली खान किससे संबंधित है, तो अमजद अली खान सरोद वादक से संबंधित। सरोद वादक एक यंत्र होता है जो बजाने वाद्य यंत्र है। तो अमजद अली खान के बारे में अगर हम बात करें तो अमजद अली खान को 1975 में
पद्मश्री से नवाजा, पद्मश्री से नवाजा गया 1975। इसके बाद अमजद अली खान को 1991 में 1991 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा, पद्म भूषण से नवाजा। इसके बाद अमजद अली खान साहब को 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा, पद्म विभूषण से नवाजा। दोस्तों, ये जितने भी आपको पुरस्कार दिख रहे हैं, ये पुरस्कार होते हैं नागरिक सम्मान। इन पुरस्कारों को हम बोलते हैं नागरिक सम्मान। ये पुरस्कार हमारे नागरिक सम्मान कहलाता है। लेकिन इन नागरिक सम्मानों में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है वो होता है भारत रत्न। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1954 से मानी जाती है। 1954 में यह भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, यानी हम कह सकते हैं कि भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, यानी मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है और मिनिमम हम एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं। भारत रत्न मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है और मिनिमम हम एक व्यक्ति को दे सकते हैं। अब भारत रत्न की हम बात करें तो भारत रत्न इस देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। याद रखना, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी लोग थे। क्वेश्चन एसएससी हर बार जो पूछता है, तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। बेटा इसी क्वेश्चन और भी बनता है कि सीमांत गांधी के लिए कहा, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में ये गांधी के विचारधारा को फैलाते थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को अगर हम कहते हैं तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा मानी जाती है। भारत और चाइना के बीच की रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से, भारत और चाइना की रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रेखा को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में अब बनने लगा है और कई बार ये पूछा गया, लेकिन उसका नाम परिवर्तित करके किया गया कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं पैरेलल लाइन यानी 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन ऑप्शन सी नहीं आता, ऑप्शन आता है सैन्य सीमांकन रेखा किसे कहते हैं। तो सैन्य सीमांकन रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की रेखा को हम कहते हैं। तो आपने देखा कि अमजद अली खान से मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी है कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित है। बात नृत्य से और नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है। अगर आपका एग्जाम आने वाले 10 दिन के बाद है, 5 दिन के बाद है, 26 तारीख लास्ट एग्जाम है, तो आने वाले 4-5 दिन में अगर आपका एग्जाम है तो अभी भी आपके पास समय है, आप नृत्य और आप वाद्य यंत्र को पढ़ सकते हैं, जिसकी आपको टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरे वाद्य यंत्र और पूरे आपको लोक नृत्य टेलीग्राम चैनल पे PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। लेखपाल वाले जो बच्चे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1999 में इसको भारत सरकार ने शुरू किया, 1990 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना इसको क्यों कहा गया? क्योंकि आप इसको देखिएगा ध्यान से, तो स्वर्ण जयंती यानी हम ये देख रहे हैं कि हम लोग अब सुनहरे काल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग अब 20वीं सदी को छोड़ के 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। स्वरोजगार यानी हम लोग अब आत्मनिर्भर बनने पर काम करेंगे। तो इस योजना की शुरुआत 1999 में की गई और इस योजना को बनाने का मूल उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार प्रोवाइड कराना, उन्हें कौशल सिखाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उद्योगों को छोटा छोटा सा पैसा देना, जिससे बड़े बड़े उद्योग खड़े किए जा सकें। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। एसएससी का अगला क्वेश्चन जो था वो सीधा सीधा था कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच
पूछा किसके बीच हुआ, ये पूछा कब, लेकिन अब पूछ सकते हो कब। तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ। अब ये किसके बीच हुआ, तो आप सबको पता है, बड़ा फेमस युद्ध है कि भैया ये युद्ध जो है हमारे एक बहुत वीर योद्धा महाराणा प्रताप और भारत के उदार राजा अकबर, या हमें कह सकते हैं कि मुगल दरबार के एक ऐसे राजा जिन्होंने मुगल को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, अकबर के और राणा प्रताप के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बड़ी ही अच्छी अच्छी कहानियां बनाई गई हैं कि महाराणा प्रताप कैसे इस युद्ध में अपने आप को अकबर के सामने स्थापित कर पाए, कैसे इस युद्ध में महाराणा प्रताप लड़े, ठीक है। ये सारी बातें इस युद्ध में आपको बताई गई। तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ ये आपको याद होना चाहिए, 18 जून 1576। दोस्तों बेटा एक तारीख जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर एसएससी आपको फंसाएगा तो 1576 को वो लिख देगा, लेकिन वो 1576 में लिखेगा 18 अप्रैल, 18 मई, 18 जून, 18 सितंबर। तो आपको याद रखना है कि 18 जून में हुआ है, याद रखिएगा 18 जून में हुआ। तो हल्दीघाटी के युद्ध आपको यहाँ समझ में आएगा। अब हल्दीघाटी के युद्ध से आप थोड़ा सा अकबर के बारे में बात करें, क्योंकि अकबर जब सामने आया तुम्हारे सामने बात आ जाती है कि अकबर क्या है, कैसे, तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 तक का, 1556 से 1605 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। अकबर का जन्म, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1542 में अमरकोट में हुआ। 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म। 1556 में शासक बनने के बाद इन्होंने 1562 से बहुत सारे डिसीजन लिए, मनसबदारी व्यवस्था इन्होंने चलाई। भाई अकबर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था चलाई, इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था, इन्होंने भूमि की माप कराई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपसे पूछे गए हैं। इन्होंने भूमि की माप कराने के अलावा, मनसबदारी व्यवस्था के अलावा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाई, जबरन धर्मांतरण पर रोक अकबर ने लगाई। इसके अलावा इन्होंने तीर्थकर को समाप्त किया, तीर्थकर को समाप्त किया। इसके अलावा तीर्थकर को समाप्त करने के अलावा अकबर के बचपन का नाम जलाल था, अकबर के बचपन का नाम जलाल, तीर्थकर इन्होंने समाप्त किया। और भारत के अंदर राजपूताना नीति को अपनाया, राजपूताना नीति को अपनाया और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो इम्पोर्टेंट रूप से अकबर को आप थोड़ा सा देख लेंगे एसएससी प्री एमटीएस। एसएससी ने अगला क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर्स से, और ये क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत, देखिए याद रखिए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर है सर अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2008 में चीन के बीजिंग में जो ओलंपिक हुए, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। आप जानते हैं कि वर्तमान में ओलंपिक हुए और ये ओलंपिक 2021 के हुए। अब 2021 के जो ओलंपिक थे वो 20 में होने थे जापान के टोक्यो। तो अगर हम बात करें 2008 के ओलंपिक की, तो 2008 के ओलंपिक हुए चीन के बीजिंग में, 2012 का ओलंपिक हुआ लंदन में, 2016 का ओलंपिक हुआ रियो डी जेनेरो, 2020 जो 21 में हुआ ओलंपिक हुआ, 2020 में आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से ओलंपिक नहीं हो पाए, तो जापान के टोक्यो, जापान के टोक्यो। और भारत का सबसे अच्छा जो हमें कहें कि प्रयास किस ओलंपिक में रहा, तो जापान के टोक्यो में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते। 7 मेडल
भारत ने जीते, जिसमें एक गोल्ड शामिल था। और सबसे अच्छी बात इस बार ओलंपिक में ये हुई कि इसमें एक हॉकी टीम को भी मेडल मिला। वो टीम जो कभी पिछले लगभग हम बताएं अगर तो 50 सालों में मेडल 40 सालों में लगभग मेडल नहीं जीत पाई, उसमें पहली बार हॉकी टीम ने कांस्य मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कुल मिलाकर हमारे 7 मेडल 2021 के ओलंपिक में दिए। 2008 में जो हमारा ओलंपिक था वो व्यक्तिगत स्पर्धा में था। लेकिन अगर हम बात करें तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है? व्यक्तिगत पदक, देखिए ये तो है हमारा गोल्ड, ये तो है हमारा गोल्ड। लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तिगत पदक जीतने वाले व्यक्ति, व्यक्तिगत पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम केडी चार। केडी चार बेटा, इन्होंने 1952 में व्यक्तिगत रूप से पहला पदक भारत को दिलाया। ये है गोल्ड मेडल। इन्होंने पूछा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल अभिनव मिला, व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला मेडल केडी जाधव को दिलाया। केडी जाधव ने 1952 में दिलाया। इसके बाद ये जो ओलंपिक थे 1952 के, ये बेटा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगर मैं बात करूँ पहली महिला, फर्स्ट महिला ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली, पहली महिला भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली कौन है? तो उनका नाम है कर्णम माहेश्वरी। सब जानते हैं इनको, कर्णम माहेश्वरी। कर्णम माहेश्वरी इन्होंने पहला भारत को मेडल दिलाया था महिला के रूप में इन्होंने पहला भारत को दिलाया। और ये ओलंपिक 2000 में हुई सिडनी, कहाँ हुई? सिडनी। अब देखिए 2000 के सिडनी में हुए और 2004 के एथेंस में हुए। 2004 के एथेंस में, 2000 की सिडनी में, 2004 के एथेंस में, 2008 के चीन बीजिंग में, 2012 के लंदन में, 2016 के न्यू जनवरी में, 2021 के जापान टोक्यो में। इस तरह से तो बात आती है कि सर 2024 में क्या होगा? तो 2024 के जो हमारे मेडल ओलंपिक हैं वो होना है फ्रांस में। 2028 के जो हमारे ओलंपिक हैं वो होना है यूएस और कनाडा, यूएसए और कनाडा। इसके बाद 2032 के ओलंपिक जो होंगे हमारे, 2032 के ओलंपिक जो होंगे वो होंगे हमारे कहाँ पे? 2032 के ओलंपिक जो है वो है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। अब 2036 के ओलंपिक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो भारत में होंगे। ये आपको जब भारत को ऑफिशियल रूप से जब मिल जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि 2036 के ओलंपिक कहाँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज हमारी ये क्लास? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्या ग्रुप क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम पर आप जाएंगे, आपको टेलीग्राम नीचे लिंक मिल जाएगी। आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा। और आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस का भी बैचेस ले सकते हैं। जो बैचेस हमारे निर्धारित समय पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारी वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो आप उस पर कमेंट करिए। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल एसएससी जो